देखिए मुमताज़ भाई, आज तो इतने अपडेट हैं कि समझ में ही आता नहीं कि शुरू कहाँ से करे आदमी। आए थे उनके न्यूक्लियर को खत्म करने के लिए और रिजीम चेंज करने के लिए, और जा रहे हैं कैसे? उसी रिजीम को जिसको खत्म करने आए थे, इसको आतंकी रिजीम कहते थे वो, उसी रिजीम को उनके सारे फ्रीज एसेट्स को वापस करने की गारंटी, होर्मुज़ पे उनके कंट्रोल की गारंटी, उनके ऊपर लगे हुए सारे प्रतिबंध को वापस करने की गारंटी, ये सब दे के जा रहे हैं। जिसकी तरफ आपने इशारा किया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजीम को अब बचा ले जाना, अपने अवाम को अपने साथ रख पाना, और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में यूएई हो, सऊदी अरब हो, तमाम तर शिकायत के बावजूद लगातार सैयद अब्बास अरागची के राब्ते में रहे, टर्की से, कतर से। यानी लगातार हिंदुस्तान से भी इस दौरान उन्होंने कई बार बात की। तो ये जो सिफारती उनका अमल था वो भी लाजवाब था, इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया को अपनी तरफ लगातार मुसलसल जो है वो मुतवज्जे उन्होंने किया, और उसका उन्हें बेनिफिट मिला कि दुनिया का प्रेशर अमेरिका पर ज्यादा रहा, बजाय ये कि ईरान पर कोई प्रेशर नहीं, किसी तरह का ईरान पर प्रेशर नहीं था, लेकिन अमेरिका और इजराइल पर पूरी दुनिया का प्रेशर था। तो ये वाकई यानी स्टेट ऑफ हुर्मुज बंद होने के बावजूद देखा जाए तो उसके लिए भी अमेरिका को ही लोग कह रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ी सिफारती कामयाबी थी ईरान की, जो बड़ी हिकमत अमली के साथ उन्होंने अंजाम दिए। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए, एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, माहिर तालीम, माहिर कानून, और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट पे अच्छी नजर रखते हैं। एक रिसर्चर के तौर पर तमाम जो एजेंसीज है उसको भी आप देखते रहते हैं, खंगालते रहते हैं, और लगातार हमसे जुड़ते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। सबसे पहले राशिद साहब, आपने प्रोफेसर पाशा साहब को सुना, बहुत बड़ी शख्सियत है और हम सब के लिए बड़े फख्र की बात है कि वो हमारे साथ हैं। तो क्या कहेंगे, क्या अपडेट्स हैं और किस तरह से देखते हैं? जी मुमताज़ भाई, प्रोफेसर आफ्ताब पाशा साहब, आपको, आपके सामईन को हमारा सलाम। देखिए मुमताज़ भाई, आज तो इतने अपडेट हैं कि समझ में ही आता नहीं कि शुरू कहाँ से करे आदमी। बस शॉर्ट में एक चीज थी डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि नमाज माफ कराने गए और रोजा गले लग गया। आए थे उनके न्यूक्लियर को खत्म करने के लिए और रिजीम चेंज करने के लिए, और जा रहे हैं कैसे? उसी रिजीम को जिसको खत्म करने आए थे, इसको आतंकी रिजीम कहते थे वो, उसी रिजीम को उनके सारे फ्रीज एसेट्स को वापस करने की गारंटी, होर्मुज पे उनके कंट्रोल की गारंटी, उनके ऊपर लगे हुए सारे प्रतिबंध को वापस करने की गारंटी, ये सब दे के जा रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि वो आए थे ना कि हम इनका जितने भी न्यूक्लियर प्लांट है खत्म कर देंगे, और ईरान को कोई राइट नहीं है, वो बम बना रहा है। और ईरान बार बार ये बात कह रहा था कि हमारे यहाँ बम बनाने का कोई सवाल ही नहीं है। और हमने जो 60% का इन यूरेनियम इन्वेस्ट किया है, वो IAEA के गाइडलाइन के अनुसार किया है। उस गाइडलाइन के अगेंस्ट जाके नहीं किया, मैंने कोई गलत नहीं किया है। अगर हम उसको 60 के ऊपर लेके जाते हैं तो ये होता कि हमने वॉयलेशन किया है उस गाइडलाइन का, तो इसमें कोई वॉयलेशन तो था नहीं। अब बात उसी में चल रही थी, और डर इसराइल को था कि 60 से 90 हो गया, न्यूक्लियर बम बना लिया तो हमारे सर पे ये खड़ा रहेगा हमेशा। तो जो हम मनमानी करना चाहते हैं अपने आसपास के नियरेस्ट कंट्रीज के ऊपर, वो हम नहीं कर पाएंगे। एक डर बना रहेगा, कहीं एक न्यूक्लियर मार दिया इसने तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो इस डर से उसने हमेशा ईरान को टारगेट पे रखा। और अभी तो लोगों के नजर में आया है जून 25 का मैटर और 28 फरवरी का मैटर। उससे पहले कई मर्तबा ऐसा हुआ है कि बुशहर वगैरह में
इजराइल ने कई मर्तबा अटैक किया है अपने फाइटर से, लेकिन वो ऐसी न्यूज थी कि सबको मालूम होती नहीं थी, क्योंकि ये किसी जंग में तब्दील नहीं होती थी। वो ऐसा करके फाइटर भेज के अटैक करके निकल जाता था। अब इस चीज को कंफर्म करना कि ये फाइटर यूएई से उड़े हैं, सऊदी अरब से उड़े हैं, कतर से उड़े हैं, कुवैत से उड़े हैं, कि इराक से आए हैं, कहाँ से आए हैं, ये नहीं मालूम होता था। बस फाइटर आते थे, अटैक करते थे, चले जाते थे। इस बार सबसे ज्यादा फायदा जो दिया ईरान को, वो चाइना ने दिया और रशिया ने दिया। प्रॉपर लाइव लोकेशन, पूरा इंटेलिजेंस दिया कि जो हमला जिस वक्त हुआ तो उस वक्त फाइटर प्लेन कहाँ से उड़ा। जब उसको ईरान को मालूम होता था कि फला जगह से फाइटर प्लेन उड़ा है जिसने आकर के हमको अटैक किया है, वो उसी एयरबेस पे अटैक करता था। आपके सामाइन को एक चीज हम बता देते हैं कि जो बहुत सारे सोशल मीडिया और मीडिया में बेवजह की खुराफातें फैलाई जाती हैं कि ईरान ने अटैक किया यूएई पे, ईरान ने अटैक किया कतर पे, ईरान तो अपने मुसलमान मुल्कों को ही मार रहा है। मतलब ये जो फैला रहे हैं, या तो ये किसी साजिश का हिस्सा है या जानकारी की कमी है। यूएन में, यूएन चार्टर में ये रूल है कि अगर आप किसी भी मुल्क के एयरबेस से अटैक करेंगे तो सामने वाला मुल्क उस एयरबेस पर अटैक कर सकता है, और वो अटैक उस मुल्क में नहीं माना जाएगा, बल्कि उस मुल्क में माना जाएगा जिसने यूज करके अटैक किया है। जैसे अरब देशों में जो एयरबेस इस्तेमाल हुए, उस पे अमेरिका ने इस्तेमाल किया एयरबेस को, तो इंडिया ने ईरान ने अगर उन एयरबेस पर अटैक किया है तो वो अटैक अमेरिका में माना जाएगा, न कि कुवैत पे, सऊदी अरब पे, यूएई पे या कुवैत पे, बहरीन पे, इन पे नहीं माना जाएगा। ये उन्हीं को माना जाएगा जहां से जो देश यूज कर रहा है उसी देश पे अटैक माना जाएगा। और इसके ऊपर जंग शुरू होने से 1 से 1.5 महीना पहले खुद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि अगर हमारा यूज इस्तेमाल किया जाता है एयरबेस और ईरान उस पर अटैक करता है तो वो अटैक अमेरिका में माना जाएगा, हम पे नहीं माना जाएगा। उसके बाद भी मीडिया वाले, सोशल मीडिया वाले, प्रोपेगेंडा वाले बस मुसलमान हो के मुसलमान को मार रहा है, मुसलमानों को कमजोर कर रहा है, तो तफर्रका फैलाना, भ्रम फैलाना इस इनकी आदत में है, तो इसलिए ये फैला रहे हैं इस चीज को। तो बहरहाल क्या लेने आए थे और क्या देखे गए, सवाल ये है। हम 3 दिन से आपकी मीडिया के सामने, आपके सामने ये बोलते जा रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण में डोनाल्ड ट्रंप बादशाह बन के बैठे थे, इक्का बन गया ईरान और जोकर रह गया नेतन्याहू। उसको कुछ मिला नहीं, उसके अगेंस्ट जाके काम हुआ। और आज उनकी प्रक्रिया सामने आई है। जो 5 पॉइंट थे, उस 5 पॉइंट पर इजराइल का क्या कहना है कि अमेरिका ने खुद ने अपनी कबर खो दी है। 1 पॉइंट उनके ऊपर से सैंक्शन हटाने वाली बात, दूसरा पॉइंट उनके फ्रीज अकाउंट को खोलने की बात, तीसरा पॉइंट न्यूक्लियर को पूरी तरीके से न बंद करने की बात कि आपको पूरी तरीके से खत्म करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये हो गया, जिससे बहुत नाराज था इजराइल। चौथा पॉइंट उनका था कि होर्मुज पे कंट्रोल, होर्मुज पे कंट्रोल ईरान का होना, यानी ईरान की इनकम को बुरी तरीके से, जबरदस्त तरीके से बढ़ाना, जो ईरान को सैन्य शक्ति में मजबूती देगा, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता था। 5वां पॉइंट मिसाइल प्रोग्राम के सपोर्ट में खड़े होना। सबसे बड़ी बात चौंकाने वाली ये आई कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मिसाइल प्रोग्राम के सपोर्ट में खड़े थे, और जब शुरू में जंग शुरू की थी तो उसी मिसाइल प्रोग्राम को तबाह करने की बात कर रहे थे। और जब आप इस्लामाबाद गए होंगे, देखिए जो डेलीगेशन गया था इस्लामाबाद,
आपने देखा होगा कि अमेरिका की तरफ से जेडी वेंस आए थे, स्टीव बिटकॉफ आए थे, डेविड कोशनर आए थे और भी उनकी टीम थी। हमको नहीं लगता कि उसमें से मैक्सिमम लोगों की क्वालिफिकेशन यूजी या पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री रही हो, बहुत कम लोग रहे होंगे। लेकिन ईरान की तरफ से जो डेलीगेशन आया था उसमें 95% डॉक्टरेट थे। हर आदमी अपने अपने शोबे का माहिर था। जो इकोनॉमिकल सिस्टम के थे वो भी इकोनॉमिक्स के पीएचडी थे, जो रक्षा मैटर पे थे, सुरक्षा मैटर पे थे, सैन्य मैटर पे थे, वो भी मिलिट्री साइंस से पीएचडी के लोग थे, तो पॉलिटिकल साइंस के पीएचडी के लोग थे। तो जितने भी आए थे, आपके जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं वो खुद ऑलरेडी डॉक्टर है, विदेश मंत्री आपके वो भी डॉक्टर हैं, राष्ट्रपति वहां के वो सर्जन डॉक्टर हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठोगे तो आप उनकी बातों में उलझ के रह जाओगे, वो आपको निकल भागने का रास्ता तो नहीं देंगे। आप जान रहे हो कि ये जहर है, लेकिन आपको उनकी बातों में आ करके उसको पीना पड़ेगा। ये होती है इल्म की ताकत। और ईरान कितना भी परेशानी में, तबाही में, मुसीबत में, मुश्किलात में रहा हो, लेकिन उसने कभी भी एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने कभी भी ये दिखाने जताने की कोशिश नहीं की कि हम क्या करें, हमारे पास खाने के लाले पड़ रहे थे, वरना हम एजुकेशन में ये तीर मार देते, वो मार देते। इन मुश्किलात के बाद भी उसने अपना रिसर्च प्रोग्राम जारी रखा। इन मुश्किलात के बाद ही उसने अपना डॉक्टरेट प्रोग्राम जारी रखा। उसने क्वालिटी की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले, उसमें क्वालिटी लाई उसने। आज आप देखिए ईरान जैसे मुल्क में लोग एमबीबीएस करने जा रहे हैं बाहर से। उसकी वजह यह है कि उसने रिसर्च प्रोग्राम पे मेहनत किया। तभी आप देखिए रिवर्स इंजीनियरिंग सबसे फास्ट ईरान की मानी जाती है। ये मिसाइल, एक नए नए तरीके की मिसाइल का डेवलप करना, खतरनाक ड्रोन का डेवलप करना, माजिद नाम का एयर डिफेंस सिस्टम महज 4 से 6 महीने में तैयार कर लेना, जिसने F-35 को टारगेट कर दिया था, जिसको किसी एयर डिफेंस ने नहीं टारगेट किया आज तक। तो ये सब मिला उसको जखीरा इल्म से उसने। और अभी मैं आपको फिर बता रहा हूं मुमताज भाई, अभी जब ये सारे रिसोर्सेज ईरान के खुल जाते हैं, वो फाइनेंशियली थोड़ा साउंड हो जाता है, तब आप ये देखिएगा कि रिसर्च पे, मैकेनिज्म पे, सिविल इंजीनियरिंग पे ईरान 5 सालों में कहां से कहां पहुंच जाएगा। देखिए दौलत होती बहुत बड़ी चीज है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी हर मंशाओं को पूरा कर सकते हैं। बिना पैसे के आप कच्चा मकान नहीं बना सकते। ताजमहल तो आपके सोच से बहुत बाहर की चीज है। आप कच्चा मकान बनाओगे, दिन रात मेहनत करोगे, लेबर का पैसा नहीं है, खुद मजदूरी करोगे, और उसके बाद आप ये भी सोचोगे कि अगर हम बाहर मजदूरी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। अपनी मजदूरी से कच्चा मकान तो बना लेंगे अकेले आप, लेकिन खाएंगे क्या फिर हम अगर हम बाहर नहीं करेंगे तो पैसा बहुत बड़ी ताकत होती है। तो जिस तरीके से G7 में बैठ करके डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया, तो G7 के सारे मुल्क वाले खुश हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्टेड वही लोग थे। आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, ये सारे लोग ज्यादा इफेक्टेड थे इन चीजों से। अभी आप देखिए हॉर्मुज़ खुल गया है। इस वक्त ईरान के साथ साथ अरब देशों की भी तिजोरी भरने लगेगी, जो फरवरी से खाली हो गई थी। अब आप ये समझिए 6 महीना 7 महीने से उनकी इनकम नहीं हो पा रही है। सऊदी अरब गाये बगाए दूसरे रास्ते से लाल सागर की तरफ से अपना काम कर रहा था, लेकिन जो फ्लो यहाँ से हो रहा था, कतर का, बहरैन का, कुवैत का, यूएई का, वो रुका हुआ था। और खुद ईरान ने भी अपना कमाया बीच में। जब से इनके यहाँ नेवल ब्लॉकेट लगे तब से थोड़ा सा तो फर्क पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप इसीलिए प्रेशर बनाने के लिए उसने किया। जब उससे उसको मैटर सॉल्व नहीं होने लगा, नहीं हो पा रहा था, तो वो बीच बीच में अटैक भी करता जा रहा था, शायद दबाव में आ जाए हमारे। लेकिन ईरान ने मुमताज भाई किसी भी तरीके का कोई दबाव
नहीं एक्सेप्ट किया और उनकी हर वार का उसने बराबर से जवाब दिया। जहां पर कागजी लड़ाई थी वहां पर भी वो उसने अपने आप को बिल्कुल नंबर 1 बना के रखा और मजबूर कर दिया अपनी शर्तों को मानने के लिए अमेरिका को। वरना जो चीज वो आज कह रहा था, वो चीज वो जून को भी कह रहा था हम नहीं बनाएंगे, वो चीज वो फरवरी को भी कह रहा था हम नहीं बनाएंगे, और वो चीज आज भी वो कह रहा था हम नहीं बनाएंगे। लेकिन आज की बात मजबूरन माननी पड़ी डोनाल्ड ट्रंप को, उसकी ताकत के सामने और उसकी होशियार समझदारी के सामने झुकना पड़ा उसको। क्यों ताज?